भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन की बारी है, सेक्शन नंबर 209, जो सीआरपीसी की 189 सेक्शन की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप लोग सोचते होंगे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ स्टेट एंड ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, क्या इन लोगों को कोई कोर्ट एज ए विटनेस एग्जामिन कर सकती है? इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। आज पहले देखेंगे कि सेक्शन 209 क्या कहती है। क्योंकि जब हमने सेक्शन 208 बीएनएसएस पढ़ा कल पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था कि वहां पर ऐसे ऑफेंस की बात हुई थी जो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हुआ था, आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हुआ था। इट मींस भारत के क्षेत्र से बाहर अपराध हुआ था। लेकिन साथ में ही हमने देखा कि ऐसे अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल इंडिया में चल सकता है। तो इसका मतलब कि इंडिया में एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, साक्ष्य इंडिया में लिए जा सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि क्योंकि ये अपराध हुआ तो है भारत की सीमाओं के बाहर, तो एविडेंसेस भी सीमा के बाहर ही होंगी। तो इंडियन कोर्ट्स के अंदर ये एविडेंसेस कैसे आएंगी, ये सेक्शन बात करती है इसके बारे में। हेडिंग देख लीजिए क्या कहता है। हेडिंग है रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में साक्ष्य लेना, किस तरीके से ये साक्ष्य लिए जा सकते हैं, ये सेक्शन बताती है। और एक बात आपको बता दूं कि ये सेक्शन जब आप पढ़ने जाएंगे तो पहली बात तो लैंग्वेज से आपको समझ नहीं आएगी। दूसरी बात, जब आप इसे सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारेंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप अगर सचमुच में समझना चाहते हैं, और एक बात बता दूं, बेशक ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये जरूर है। और उस इंपॉर्टेंस से अधिक आज की वीडियो में ये होगा कि आप किसी सेक्शन को पढ़ना जरूर सीख जाएंगे। मैंने ऐसी आज कोशिश की। तो देखिए इसकी लैंग्वेज देखते हैं, पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। सेक्शन कहती है व्हेन एनी ऑफेंस इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 208। पहली कंडीशन इस सेक्शन के लिए होगी कि कोई ऑफेंस होना चाहिए, एक अपराध होना चाहिए, और इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड, इट मींस ऐसे अपराध की जांच और ऐसे अपराध का ट्रायल चल रहा है। इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय का मतलब है कि ऐसे अपराध की या तो जांच चल रही है या ट्रायल चल रहा है। ये नहीं सोचना कि चलेगा फ्यूचर में, नो, चल रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में चल रहा है। बट यहां ऑफेंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, व्हेन एनी ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। यहां ये ऐसा अपराध है जो इंडिया के बाहर किया गया है, आउट ऑफ इंडिया किया गया है, ऐसा अपराध है। और ऐसे अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल 208 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चल रही है, जैसा हमने पिछली सेक्शन में पढ़ा था। कोई भी कोर्ट जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ऐसे ऑफेंस का आरोपी पाया जाएगा, उस कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है। तो पहली कंडीशन हो गई कि इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा होना चाहिए ऐसे ऑफेंस का। अब ऐसी कंडीशन में साक्ष्य कैसे आएगा, एविडेंस कैसे आएगी? तो पहली बात सुन लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
उसको इन्वॉल्व किया गया है जब जब ऑफेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया कमिट होगा। चाहे आप वो सेक्शन 208 ले लो, चाहे वो सेक्शन आप 209 ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको इन्वॉल्व किया गया है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि जब ये सीआरपीसी 1898 वाली थी, 1898 वाली सीआरपीसी जब थी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर स्टेट गवर्नमेंट वर्ड यूज हुए थे। लेकिन जब ये सीआरपीसी 1973 में अमेंड हुई तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज कर दिए गए और ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश दे सकती है कि जो एविडेंसेस इंडिया के बाहर लिए गए थे, ध्यान देना, जो एविडेंसेस इंडिया के बाहर लिए गए थे, उन एविडेंसेस की कॉपीज इंडिया की कोर्ट में दे दी जाए और इंडिया की कोर्ट जहां पे इसका ट्रायल या इंक्वायरी चल रहा है वो ऐसी एविडेंसेस की कॉपीज को रिसीव करेगी। ऐसे निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। अभी मैंने क्या बोला कि ऐसी एविडेंसेस जो आउट ऑफ इंडिया ली गई थी, तो मैंने जानबूझ के ऐसा छोटा करके आप लोगों को बोला है जिससे कि पहले बेसिक तो आपको समझ आए। तो आउट ऑफ इंडिया क्या क्या, कौन कौन सी कॉपीज, किस किस साक्ष्य की कॉपी? तो नंबर एक बात, द कॉपीज ऑफ डिपोजिशंस। डिपोजिशंस को हिंदी में कहा जाता है अभिसाक्ष्य। तो कॉपीज, कॉपीज मीन्स प्रतिलिपि ऑफ डिपोजिशंस, जो अभिसाक्ष्य इंडिया के बाहर लिए गए थे उनकी कॉपी, या फिर एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड, एग्जिबिट को बोला जाता है प्रदर्श, जो प्रदर्श इंडिया के बाहर पेश किए गए थे। किन लोगों के सामने? ये दो बातें, डिपोजिशंस एंड एग्जिबिट्स, किन लोगों के सामने पेश किए गए थे या दिए गए थे? वहां तीन नाम आपको याद रखने कि वो डिपोजिशंस, वो एग्जिबिट्स, वो अभिसाक्ष्य, वो प्रदर्श, जो इन तीनों में से किसी के सामने पेश किए गए थे, उनकी कॉपी इंडिया की कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी। ऐसा निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। तो तीन लोग कौन होंगे? नंबर एक, अ जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी, या फिर अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को राजनयिक प्रतिनिधि कहा जाता है, या फिर कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव को काउंसिलीय प्रतिनिधि कहा जाता है। इन तीनों में से किसी के सामने अगर एविडेंसेस इंडिया के बाहर ही प्रोड्यूस की गई थी तो उनकी कॉपी इंडिया में कोर्ट के सामने दी जा सकती है और कोर्ट उनको रिसीव करेगी। अब क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा रिपीट करता रहूंगा कि यहां पर दो बातें थी कि एक तो जो डिपोजिशंस अभिसाक्ष्य दिए गए थे या एग्जिबिट्स प्रदर्श प्रोड्यूस किए गए थे, इन तीन में से किसी के भी सामने। लेकिन ये तीन लोग कहां थे या फिर कहां के लिए थे? तो उसके लिए लिखा कि ये तीनों लोग कहां थे? इन दैट टेरिटरी, उस क्षेत्र में थे, इन तीनों में से कोई सा भी, या फिर उस क्षेत्र में नहीं था तो फॉर दैट टेरिटरी, उस क्षेत्र के लिए थे। बेशक उस क्षेत्र के अंदर नहीं थे, बट उस क्षेत्र के लिए अपॉइंट किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देन ऐसे तीनों में से किसी भी पर्सन के सामने अगर ऐसे साक्ष्य लिए गए थे तो उनकी कॉपी इंडिया में रिसीव की जा सकती है। और लैंग्वेज देखिए क्या यूज की है सेक्शन 209 ने, सच कॉपीज। सच कॉपीज को लिखने के बाद मैंने काटा हुआ है, वो इसलिए काटा है क्योंकि एग्जैक्ट यहां पर सच कॉपीज नहीं लिखा गया। ये कॉपीज वही हैं जो ऊपर वर्ड यूज हुआ था। कॉपीज shall be received by the court holding such inquiry or trial। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि ऐसी कोर्ट
जो ऐसा इंक्वायरी या ट्रायल कर रही है वो ऐसी एविडेंसेस की कॉपी को रिसीव करेगी और इस तरीके से कोर्ट में बाहर किए गए ऑफेंस की एविडेंसेस इंडिया में आ जाएंगी। अब एक और छोटी सी बात रह गई यहां पर, बस ये कहा गया कि कोर्ट shall receive such copies in any case। क्या वर्ड यूज हुए? इन एनी केस, लेकिन केस को क्वालिफाई किया गया। इन एनी केस इन विच सच कोर्ट माइट इशू अ कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस एज टू द मैटर्स टू विच सच डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स रिलेट्स। तो किसी भी केस में एविडेंस को लिया जा सकता है, लेकिन वो केस ऐसा होना चाहिए जिस केस में वो कोर्ट, सच कोर्ट मतलब वो कोर्ट जो इंक्वायरी चल रही है, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसको ये एविडेंसेस रिसीव करनी है, उस कोर्ट के पास पावर थी। यहां माइट मींस मे है, लेकिन लॉ में माइट लिखा हुआ है तो आप माइट ही लिखेंगे। उनके पास पावर थी कि ऐसे जहां वो केस है, जिस मैटर से रिलेटेड एविडेंसेस उनको रिसीव करनी है, उस मैटर से रिलेटेड डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स को लेने के लिए कमीशन इशू करने की पावर थी इस कोर्ट के पास। देन ऐसे केस में ही बाहर वाली एविडेंसेस को इंडिया में एक्सेप्ट करेगी। अब यहां पे ये वाली लाइन आपको बड़ी कंफ्यूज कर रही होगी कि ये क्या लिख दिया है कि कैसा केस है जिसमें कोर्ट कमीशन इशू करने की पावर रखती है। देखिए, कमीशन के बारे में आपने सिविल लॉ में काफी सुना होगा कि कमीशन इशू कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंसेस। जनरली क्या करते हैं कि एक किसी एडवोकेट साहब को कमिश्नर बना दिया जाता है और वो जाते हैं विटनेस के पास, एविडेंसेस रिकॉर्ड करके और कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, या फिर उस विटनेस को अपने पास बुला लेते हैं और एविडेंसेस रिकॉर्ड करके कोर्ट के सामने रखते हैं। तो क्या ऐसा क्रिमिनल कोर्ट में भी होता है क्या? भाई देखो, अगर लॉ में लिखा गया है कि हाँ वो केस ऐसा होना चाहिए जिस केस के लिए ये कोर्ट कमीशन इशू कर सकती हो, तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं कमीशन इशू कर सकती होगी। ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ढूंढ के लाएं या ना लाएं, तो मैं वो बताऊंगा अभी आगे आपको। बट थोड़ा सा और ये बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए कुछ वर्ड्स यूज हुए। जुडिशियल ऑफिसर के सामने वो डिपोजिशन हुई थी या वो एग्जिबिट्स पेश हुए थे। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, उसके सामने ही ऐसा हुआ था। कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव, उसके सामने ऐसा हुआ। और इन तीन वर्ड्स को जब आपने पढ़ो, जब आप पढ़ेंगे ये तीन वर्ड्स को, आपको लैंग्वेज पढ़ेंगे जब आप बेयर एक्ट में जाकर, तो आप ध्यान से पढ़ लेना और मेरी बात को चेक करके कमेंट करके बताइए क्या मैंने ठीक बोला है कि जुडिशियल ऑफिसर के लिए इंडिया वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ये दोनों इंडिया के थे। केवल इन दोनों के लिए ऑफ इंडिया वर्ड यूज हुआ है, जुडिशियल ऑफिसर के लिए नहीं हुआ। तो इट मींस कि ये जुडिशियल ऑफिसर उस टेरिटरी का भी हो सकता है, उस कंट्री का भी हो सकता है जिस कंट्री में ऑफेंस हुआ है। बट जब रिप्रेजेंटेटिव की बात आएगी तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, और उस टेरिटरी में होना चाहिए या तो जहां अपराध हुआ था या उस टेरिटरी के लिए अपॉइंट किया गया था। बैठे कहीं भी, ऑफिस कहीं भी हो उसका, बट उसका जुरिस्डिक्शन उस टेरिटरी पे था, उस टेरिटरी के लिए अपॉइंट किया गया था। तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे साक्ष्य ले सकता है, ऐसी एग्जिबिट्स उसके सामने प्रोड्यूस हो सकते हैं और उनकी कॉपीज इंडिया में भेजी जा सकती है। ओरिजिनल की बात नहीं हो रही है, वहां से कॉपीज की बात, कॉपी भेजी जा सकती है। एक और वर्ड यूज हुआ, इन दैट टेरिटरी। दैट टेरिटरी का मतलब यह है कि वो टेरिटरी, जिस टेरिटरी में अपराध हुआ है, वो ऊपर वाला एनी ऑफेंस, जहां पे हमने वर्ड शुरुआत की थी, और वो है कि एनी टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर। देखिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट कॉपीज ऑफ डिपोजिशन मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड। अब यहां के आगे कुछ नए वर्ड्स बीएनएसएस में जोड़े गए जो सीआरपीसी में नहीं थे। उसके आगे लिखा डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं, ये सीआरपीसी में नहीं थे, बीएनएसएस में अब आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर मैं इनका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग निकालूं तो इसका लिटरल मीनिंग ये निकलता है कि ये कौन से डिपोजिशंस हैं। देखिए जरा, देखिए ये जो नए वर्ड्स हैं ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जरा जब बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो वो यहां लिखा हुआ है डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड, और उसके आगे कॉमा लगा के ये वर्ड्स लिखे गए हैं। तो अब आप मुझे बताइए ये वर्ड्स किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपोजिशंस को जो करने का तरीका था या एग्जिबिट्स को प्रोड्यूस करने का तरीका था। लिटरल मीनिंग ये निकलता है कि उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये डिपोजिशन कहां हुआ है और ये प्रोडक्शन कहां हुआ है एग्जिबिट्स का, बिफोर ये 3 पर्संस जो मैंने अभी बताए। और ये कहां पर हैं, ये आउट ऑफ इंडिया हैं, उस टेरिटरी में है जहां पर ऑफेंस हुआ है। तो ये जो वर्ड्स यूज हुए ये उनके लिए हुए। आप पूरी सेक्शन दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार। लिटरल मीनिंग तो यही निकल कर आता है कि उन लोगों के सामने वो जो डिपोजिशंस आई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आई थी चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आई थी, उसकी कॉपीज यहां की कोर्ट एक्सेप्ट करेंगी, रिसीव करेंगी। लेकिन मैं साथ में यहां कहना चाहूंगा कि माननीय लेजिस्लेचर को यह भी लिखना चाहिए था कि वहां से, आउट ऑफ इंडिया से जब ये एविडेंस इंडिया में आई तो चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आई चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आई, कोर्ट उसको रिसीव करेंगी, ऐसा लिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। मैंने आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन करके दिखा दिए। अब आप देख लीजिए, आप खुद पढ़ के देख लीजिए कि क्या मीनिंग निकलता है। अब लास्ट बात इस सेक्शन की, देखिए हमने कहा कि क्या क्रिमिनल कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो कमीशन इशू कर सकें, कमीशन इशू करके एविडेंस रिकॉर्ड पे ला सकें। तो हां, होती है। जब ये सीआरपीसी था तो चैप्टर 23, और जब ये बीएनएसएस बना तो चैप्टर 25। चैप्टर 23 में सेक्शन थी 284 एंड चैप्टर 25 बीएनएसएस में सेक्शन है अब 319। और इसकी सब सेक्शन 1 में कहा गया कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि विटनेस को एग्जामिन किया जाना, विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड करना आवश्यक है केस के लिए, बट विटनेस ऐसी पोजीशन में है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो बहुत दूर है, चाहे ऐसी सिचुएशन में है कि कोर्ट तक लाया गया तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जो भी रीजन रहे हों, बट कोर्ट को लगता है कि ऐसे विटनेस का एग्जामिनेशन होना जरूरी है, देन सब सेक्शन 1 में पावर दे दी गई कोर्ट को कि आप कमीशन इशू कर दीजिए। इसको हिंदी में भी कमीशन ही लिखा हुआ है भैया बुक्स में। उन्होंने कहा कि कमीशन इशू करने की पावर दे दी और ऐसे विटनेस को एग्जामिन करवा लो। जनरली क्रिमिनल प्रोसीजर में कमीशन ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के नाम पे दिया जाता है जिस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा व्यक्ति रहता है, ऐसा विटनेस रहता है जिसको एग्जामिन किया जाना है, जिसकी परीक्षा होनी है। तो अब जिस कोर्ट में ये इंक्वायरी या ट्रायल चल रहे थे, उन कोर्ट के पास पावर है कि भाई आप कमीशन इशू कर दें। तो जब वो पावर है तो सेक्शन भी यही कहती है कि ऐसे केस में ही बाहर वाली एविडेंसेस ली जा सकती हैं जिन केसेस में इस कोर्ट के पास पावर थी कि वो कमीशन इशू कर सकता था। तो कहां कहां कमीशन इशू हो सकता है वो मैंने आपको बताया। कमीशन इशू होने का मतलब ये है कि अब मान लो जिन मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में विटनेस रहता है उनको कमीशन इशू कर दिया गया। कमीशन जस्ट लाइक एन ऑर्डर, एक आदेश है।
और एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को कर रही है तो वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है, और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है और उसमें ऑर्डर किया जा रहा है कि आपको कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है और आप पर्टिकुलर विटनेस को एग्जामिन कर लीजिए और उसकी एविडेंसेस रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दीजिए। तो किस तरीके से रिकॉर्ड होंगी, कैसे वापस किया जाएगा, इस सारे के ऊपर चैप्टर नंबर 25 में डिटेल से बताया गया है। जब चैप्टर नंबर 25 को पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था शुरू में कि क्या अगर कोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को एग्जामिन करना चाहती है एज ए विटनेस, माननीय उपराष्ट्रपति जी को एग्जामिन करना चाहती हैं, या राज्यपाल सर को एग्जामिन करना चाहते हैं, या प्रशासक यूनियन टेरिटरी के प्रशासक को एग्जामिन करना चाहते हैं, तो पहली बात कर सकते हैं। दूसरी बात केवल तभी करेंगी जब उनको लगेगा कि केवल और केवल इनके एग्जामिनेशन के बाद ही जस्टिस हो सकता है, न्याय हो सकता है। और तीसरी बात, इसी सेक्शन में 319 सब सेक्शन 1 में ही प्रोवाइजो लिखा गया और वहां पर कोर्ट को बाउंड किया गया है, कोर्ट सेल इशू कमीशन। इट मींस कि कोर्ट अपने पास बुलाकर इन चारों के एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकती। कर सकती है वो दो कंडीशन पहले ध्यान रखेंगे, और फिर कमीशन इशू करके किसी को अपॉइंट करेंगे और ये लोग उनके पास जाएंगे, फिर उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करके लाएंगे और देन इस कोर्ट के सामने रख देंगे। अगर आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या इन चारों का कोर्ट एग्जामिनेशन कर सकती है, तो आप ना नहीं लिखना, कर सकती हैं, लेकिन कंडीशंस हैं कि नंबर एक बात तो इनका एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ एंड ऑफ जस्टिस इज नेसेसरी, न्याय करने के लिए अति आवश्यक है इनका एग्जामिनेशन, तभी करेंगे। नंबर दूसरी बात कि इनको अपने पास नहीं बुलाएंगे, सेल इशू कमीशन, कमीशन उनको इशू करना ही पड़ेगा। देन कमीशन क्या करेगा, कमीशन इनके पास जाएगा, पार्टीज को लेकर जाएगा, वहां इनकी एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगी, देन वो एविडेंसेस कोर्ट के पास आएंगी और देन कोर्ट न्याय करे। तो एक और बात कि यहां पर दो वर्ड्स यूज हुए, एक वर्ड था डिप्लोमेटिक और एक था कॉन्सुलर। तो इन दोनों में भी कुछ अंतर होता है क्या दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स जब यूज हुए तो उनके मीनिंग हमें आने चाहिए। तो डिप्लोमेटिक एक वाइडर टर्म है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव एक बड़ा सर्कल है और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव इस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल। इस काउंसलर की लिमिटेड ड्यूटीज होती हैं और ये केवल और केवल वीजा रिलेटेड एक्टिविटीज देखते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स जब फॉरेन लैंड पर हैं, अब्रॉड में हैं, तो उनकी हेल्प के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए काउंसलर होते हैं। या फिर जो फॉरेनर लोग इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में ट्रेवल करना चाहते हैं, या जो लोग जो फॉरेनर लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, उनकी असिस्टेंस के लिए बाहर, इंडिया से बाहर इनको अपॉइंट किया जाता है काउंसलर। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इनका काम थोड़ा बड़ा है, ये हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। हमारी कल्चर, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी इकोनॉमी, हमारी सारी चीजों को ये इंडिया के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका थोड़ा बड़ा काम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर में भी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ऐसे जो क्वेश्चंस मैंने यहां डिस्कस किए उनका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप बेस्ट आंसर देंगे। दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है, इट मींस वो सीरियस लोग हैं, लॉ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल के लिए एक टाइम फिक्स कर दीजिए, एक पीरियड फिक्स कर दीजिए कि हर रोज
15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा मेरे चैनल का होगा। जैसे कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक पीरियड होता है, आप एक पीरियड फिक्स कर दीजिए, चाहे वो पीरियड आप सोते टाइम का ही फिक्स करें। और हर रोज आधा घंटा आप अगर इस चैनल को देंगे तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट बना दूंगा और लोगों से। मैं यहां पर जो बोलता हूं ना दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी रिसर्च पहले करके आता हूं, काफी पढ़ाई करके आता हूं, बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ के आता हूं, हर वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करता हूं जो यहां पर हुआ, और उस वर्ड का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं वो सब मैं जानने की कोशिश करता हूं। जनरली इस तरीके की बातें आपको दूसरी जगह पर ऑनलाइन नहीं मिलेंगी। मिल सकती हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं लॉ के मामले में, लेकिन वो आपको शायद बताएंगे नहीं, शायद उनके पास टाइम नहीं है बताने के लिए। बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं बताऊंगा। तो आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए, एक पीरियड फिक्स कर दीजिए इस चैनल के लिए, डेफिनेटली आप दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे। और मैंने कितनी बार देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे तब फोन करते हैं कि जब एक दिन रह जाता है एग्जाम के लिए। अरे भैया, मैं बार बार कहता हूं कि आप रोज हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पता नहीं कहां बर्बाद कर देते होंगे। तो आप यहां भी बर्बाद कर दो, सोच लो कि आधा घंटा हम रोज यहां बर्बाद करेंगे, वो आधे घंटे की बर्बादी इस चैनल पर आपको आबाद कर देगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा। अगली वीडियो देखिए क्या होगी कि चैप्टर नंबर 14 तो एंड हो गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 14 को जब हमने पढ़ा तो आपने सभी सेक्शन में एक ही बात देखी होगी कि हमें यह डिसाइड करना था कि इस ऑफेंस का जो ऑफेंस इन क्वेश्चन है, इसकी इंक्वायरी किस कोर्ट में चलेगी, इसकी ट्रायल किस कोर्ट में चलेगी। इसका मतलब सीधे सीधे है, जब एक चैप्टर बनाया गया, इतनी सारी सेक्शंस बनाई गई, क्या चेक करने के लिए? ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र कोर्ट का चेक करने के लिए बनाया गया। इट मींस अधिकार क्षेत्र की कुछ इंपॉर्टेंस है, उसका कुछ महत्व है। अगर गलत जगह पर ट्रायल हो गया, जिस कोर्ट के पास अधिकारिता नहीं थी किसी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करने की, अगर ऐसे अधिकारिता क्षेत्र में इंक्वायरी या ट्रायल हो गया तो ऐसी इंक्वायरी और ट्रायल का फेट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा? क्या उनको लीगल माना जाएगा, क्या उनको इलीगल माना जाएगा, या इन दोनों के बीच में माना जाएगा? इसके बारे में अगली वीडियो में जानकारी आप लोगों को दूंगा। इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लो, नोटिफिकेशन हिट करो। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।